अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस का टॉपिक 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स पार्ट बी। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में जो है हमने डिस्कस किया था एक्सक्रीशन हाइड्रा और प्लेनेरिया में एक्सक्रीशन को डिस्कस किया था, और आज सेकंड पार्ट में हम अर्थवर्म एंड कॉकरोच में एक्सक्रीशन को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आज के कंटेंट्स में हमारे दो एनिमल्स हैं जिनमें हम एक्सक्रीशन को डिस्कस करेंगे, एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म एंड एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। अच्छा, अर्थवर्म की डायग्राम जो है आपको नज़र आ रही है। एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म में अर्थवर्म जो है किस फाइलम से बिलोंग करता है? फाइलम एनिलीडा से, ठीक है। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है, यानी इसमें मेन 3 जर्म लेयर्स होती हैं जिनसे इसकी पूरी बॉडी बनी होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। तो इसको हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, और ये किस फाइलम से बिलोंग कर रहा होता है? फाइलम एनिलीडा से। अच्छा, इसमें ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि प्लेनेरिया में भी ट्यूब की फॉर्म में एक्सक्रीटरी सिस्टम था, तो इसमें भी ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। लेकिन उसमें हमने प्लेनेरिया में उसको नाम दिया था उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम को प्रोटोनेफ्रीडियम का, बट यहाँ पे अर्थवर्म में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ट्यूब्यूलर, उसको हम नाम देंगे मेटानेफ्रीडियम का। डायग्राम में आपको फर्स्ट जो अर्थवर्म का सेगमेंट है उसमें आपको क्लियरली नज़र आ रहा है मेटानेफ्रीडिया, और यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको फर्स्ट सेगमेंट में 2 मेटानेफ्रीडिया नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इसके हर सेगमेंट में पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। ये फ्रंट व्यू था, और फिर साइड व्यू में आपको मेटानेफ्रीडियम के पार्ट्स दिखाए गए हैं। येलो पोर्शन में मेटानेफ्रीडियम है, और ये जो ऊपर ब्राउन पोर्शन में चीज़ों ने इसको कवर किया है वो कैपिलरीज हैं जो रीअब्जॉर्प्शन में क्या होती हैं? इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पोर, मैं 4 इसके पार्ट्स आपको बता देती हूँ जो होंगे यहाँ पे, जिनके थ्रू ये जो है वो फर्दर एक्सक्रीशन करेगा। फर्स्ट है नेफ्रोस्टोम। नेफ्रोस्टोम नज़र आ रहा है आपको, नेफ्रोस्टोम ओपनिंग होती है, ठीक है। अब पीछे वाला जो मेटानेफ्रीडिया है उसकी ओपनिंग अगले वाले सेगमेंट में है, ठीक है, यानी ओपनिंग या नेफ्रोस्टोम अगले सेगमेंट में है और बाकी का मेटानेफ्रीडियम का पार्ट पिछले सेगमेंट में होता है। हर मेटानेफ्रीडियम में ऐसा ही होता है। उसके बाद यहाँ पे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स नज़र आ रही हैं आपको। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की लेबलिंग भी दी हुई है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो होती हैं उनका काम होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको इकट्ठा कर लेना। अब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के ऊपर जो जिन चीज़ों ने सराउंड किया होता है वो कैपिलरीज हैं, ठीक है, जो इनकी बॉडी की कैपिलरीज हैं, बॉडी फ्लूइड की, जो रीअब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होंगी। और उसके बाद कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के बाद ब्लेडर आता है। ब्लेडर किसे कहते हैं? जिसमें यूरिन इकट्ठा होगा, इनका वेस्ट मटेरियल, और फिर एक ओपनिंग सी नज़र आ रही है जहाँ से यूरिन निकल रहा है, उसको आगे उन्होंने लेबल किया हुआ है नेफ्रीडियोपोर के नाम से। तो कौन कौन से 4 पार्ट हमने यहाँ पे पढ़े? फर्स्ट है नेफ्रोस्टोम, वो ओपनिंग जो इंटरनल ओपनिंग है, बॉडी के अंदर है, ठीक है। ओपनिंग यानी अगले सेगमेंट में ओपनिंग है, पिछले सेगमेंट में बाकी का पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का नेम है नेफ्रोस्टोम, सेकंड है जो है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, थर्ड इज़ ब्लेडर एंड फोर्थ इज़ नेफ्रीडियोपोर। तो ये मेटानेफ्रीडियम के टोटल 4 पार्ट होते हैं। अच्छा, हर सेगमेंट जो होता है अर्थवर्म का उसमें पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडियम होते हैं, यानी 2 मेटानेफ्रीडियम हर सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रोस्टोम क्या होता है? नेफ्रोस्टोम कहते हैं इंटरनल ओपनिंग को, ठीक है। मेटानेफ्रीडियम की एक बॉडी के अंदर ओपनिंग होती है जो सिलिएटेड ओपनिंग है, यानी जिसके गिर्द सीलिया प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसी ओपनिंग को कहते हैं नेफ्रोस्टोम। हमने प्लेनेरिया में पढ़ा था कि प्लेनेरिया में कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं होती, सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है जो बाहर की तरफ निकल रही होती है एक्सक्रीटरी सिस्टम से। मतलब कई होती हैं लेकिन एक तरह की ही ओपनिंग है जो बाहर की तरफ निकल रही है, जिसे नेफ्रीडियोपोर का हमने नाम दिया था, जिससे यूरिन रिलीज हो रहा था। इसमें इंटरनल ओपनिंग भी है जिसका नाम है नेफ्रोस्टोम, और एक्सटर्नल ओपनिंग भी है जिसका नाम है नेफ्रीडियोपोर। अच्छा, अब ये ओपनिंग कहाँ होती है? विच इज़ इमर्स्ड इन सिलोमिक फ्लूइड। सिलोमिक फ्लूइड अर्थवर्म के बॉडी फ्लूइड को कहते हैं, एंड इन्वेलप्ड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। और फिर ये जो ट्यूब जब आगे जाती हैं, जिन्हें हमने कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का नाम दिया था, उसके गिर्द क्या होती हैं? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, यानी कैपिलरीज का जाल बिछा होता है। वो किसके लिए होता है? वो रीअब्जॉर्प्शन के लिए होती है। यहाँ पे दोबारा उसी डायग्राम को जो है वो हमने
पेस्ट कर दिया है। यहाँ से आप दोबारा देख सकते हैं। पहला पोर्शन मैंने आपको बताया नेफ्रोस्टोम, जो आपको ओपनिंग नज़र आ रही है। आगे वाले सेगमेंट में ओपनिंग है, पीछे वाले सेगमेंट में बाकी का मेटानेफ्रीडियम है। अच्छा, सेकंड पार्ट इसका क्या है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, जो येलो या पेल येलो कलर का पोर्शन है, जिसके ऊपर आपको ब्राउन ब्राउन जो है वो नज़र आ रही हैं स्ट्रक्चर। तो वो ब्राउन ब्राउन कैपिलरीज हैं जिन्होंने सराउंड किया होता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को। पहला नेफ्रोस्टोम, नेफ्रोस्टोम से जो यूरिन या वेस्ट मटेरियल सिलोमिक फ्लूइड से इकट्ठा हुआ था वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में गया। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में अब वेस्ट में जो यूज़फुल मटेरियल था उसको कैपिलरीज में रीअब्जॉर्ब कर लिया गया और वहाँ से बाकी का वेस्ट ब्लेडर में चला गया। ब्लेडर थर्ड पोर्शन है और ब्लेडर से होता हुआ जो यूरिन है वो नेफ्रिडियोपोर के थ्रू आउटसाइड द बॉडी क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। अच्छा, एक्सक्रीशन का मैकेनिज़्म यहाँ पे क्या है, मैकेनिज़्म ऑफ एक्सक्रीशन में फर्स्ट ये है कि नेफ्रोस्टोम जो इंटरनल ओपनिंग है, यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आगे वाले सेगमेंट में ओपनिंग होती है, पीछे वाले सेगमेंट में बाकी का मेटानेफ्रीडियम होता है। तो ये नेफ्रोस्टोम जो सिलिएटेड इंटरनल ओपनिंग है, ये सिलोमिक फ्लूइड को कलेक्ट करती है, जो उसका बॉडी फ्लूइड है, यानी उसको फिल्टर करके उससे वेस्ट मटेरियल को ले लेती है। लेने के बाद आ फ्लूइड मूव अलोंग ट्यूब्यूल, जैसे जैसे फ्लूइड ट्यूब्स में मूव करता रहता है, ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं इनमें जब मूव करता है फ्लूइड, एपिथीलियम रीअब्जॉर्ब सॉल्ट फ्रॉम द ल्यूमेन। एपिथीलियम यानी उन ट्यूब्यूल की जो लेयर है, ठीक है, उन ट्यूब्यूल की जो स्किन की लेयर है वो सॉल्ट्स वगैरह को अब्जॉर्ब कर लेती है ल्यूमेन से। ल्यूमेन क्या कहते हैं, यानी एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर जो खाली जगह है उसको कहते हैं ल्यूमेन, ठीक है। तो जो भी इस सिलोमिक फ्लूइड या वेस्ट मटेरियल इकट्ठा किया है नेफ्रोस्टोम ने, वो खाली जगह में ही जाएगा, ट्यूब के सेंटर में जो खाली जगह होती है जिसे कहते हैं ल्यूमेन। अच्छा, जब ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से गुजर रहा होता है तो उस ट्यूब्यूल की जो लेयर है जिससे वो ट्यूब्यूल बनी है, एपिथीलियम, वो वहाँ से सॉल्ट्स को रीअब्जॉर्ब कर लेती है एंड सेंड बैक टू ब्लड वेसल्स, और उन ब्लड वेसल्स को वापस भेज देती है जिन्होंने सराउंड किया हुआ है किसको, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को, यानी कैपिलरी नेटवर्क में यूज़फुल चीज़ें रिटर्न कर देती है। इन शॉर्ट रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस वहाँ पे होता है। लेफ़्ट ओवर यानी जो बाकी बच गया है जिसको उसने रीअब्जॉर्ब करके कैपिलरी में रिटर्न नहीं किया, उसको हम यूरिन कहते हैं, जो जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, और ये आउटसाइड द बॉडी रिलीज़ कर दिया जाता है जिस पोर के थ्रू, उस पोर को कहते हैं नेफ्रिडियोपोर। तो लास्ट पे आपको नेफ्रिडियोपोर हर सेगमेंट में एक एक ओपनिंग नज़र आ रही है। यहाँ पे दो मेटानेफ्रीडियम होते हैं तो दोनों साइडों पे दो ओपनिंग होंगी, लेकिन यहाँ पे एक ही, क्योंकि मेटानेफ्रीडियम दिखाया गया है तो एक ओपनिंग यहाँ पे शो हो रही है। तो ये हमारे पास था अर्थवॉर्म एक्सक्रीशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। अच्छा, कॉकरोच में एक्सक्रीशन, कॉकरोच इंसेक्ट है और इंसेक्ट्स का जो फाइलम होता है वो होता है फाइलम आर्थ्रोपोडा। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो इनका होता है, यानी कॉकरोच का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको हमने नाम दिया है मॉलपीजियन ट्यूब्यूल्स का, या मलपीजियन ट्यूब्यूल्स। अच्छा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबलिंग दी हुई है, इतनी ज़्यादा लेबलिंग आपने नहीं करनी, सिर्फ आपने यहाँ पे जो नीचे वाला पोर्शन है जिसमें माउथ, स्लाइवरी ग्लैंड वगैरह आते हैं, ये मिड गट, स्टमक, और फिर मॉलपीजियन ट्यूब्यूल्स आता है, और फिर रेक्टम, कोलोन और एनस आ जाती हैं। ये लेबलिंग आपने सिर्फ देखने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए है, इतनी ज़्यादा लेबलिंग करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। अच्छा, मॉलपीजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, किसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, कॉकरोच का। टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड यानी वो इंसेक्ट्स जो ज़मीन पे रहते हैं, आर्थ्रोपोड इंसेक्ट्स का फाइलम है। टेरेस्ट्रियल का मतलब है ज़मीन पे रहने वाले। ख़ास तौर पे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है मॉलपीजियन ट्यूब्यूल्स। अच्छा, यहाँ पे डायग्राम में नज़र आ रहा है मॉलपीजियन ट्यूब्यूल्स। कॉकरोच अगर फुल आप डायग्राम देखें तो ये पर्पल कलर में जो है मॉलपीजियन ट्यूब्यूल्स नज़र आ रही हैं, जो मिडगट और हाइंडगट का जो दरमियान का पोर्शन है वहाँ से बाहर की तरफ निकली होती हैं। अच्छा, अब हीमोलिम्फ क्या होता है, अगर हम लेबलिंग देखें यहाँ से तो इसका जो हीमोलिम्फ है, या हीमोलिम्फ कहते हैं कॉकरोच के बॉडी फ्लूइड को, या इन शॉर्ट कॉकरोच का जो ब्लड होता है उसको हम कहते हैं हीमोलिम्फ, ठीक है। उससे सॉल्ट वगैरह, यूरिक एसिड वगैरह, वाटर वगैरह जो है मॉलपीजियन ट्यूब्यूल इकट्ठा करके अपने अंदर ले आती हैं।
ठीक है, यानी हीमोलिम्फ में से जो जो चीज़ें वेस्ट मटेरियल थी उनको ट्यूब्यूल्स के अंदर लाया गया। कौन सी ट्यूब्यूल्स के अंदर? मॉलपीजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर। फिर ठीक है जी, आ गया। आने के बाद सॉल्ट एंड वाटर, मेनली जो सॉल्ट एंड वाटर होता है उसको रिसाइकल्ड कर दिया जाता है, यानी दोबारा से बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। रीअब्जॉर्प्शन हो गई। रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो चीज़ बची है वो उसका वेस्ट मटेरियल है या उसका यूरिन है, तो वो जो है फीसिस के थ्रू आउटसाइड द बॉडी रिलीज हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है यूरिक एसिड एंड फीसिस आउट। पहले हमें पता है कि फीसिस जो होते हैं वो कहाँ से बनते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम से बनते हैं, और जो यूरिन होता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से बनता है। यानी जो फीसिस होते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम से बन रहे हैं, यानी जो चीज़ें हमने खुराक खाई और जो चीज़ें हमने डाइजेस्ट नहीं की, जो हमारे काम की नहीं थी, जब उनको बॉडी से निकाला जाएगा तो वो इन द फॉर्म ऑफ फीसिस होंगी, अनडाइजेस्टेबल मटीरियल। लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है? ब्लड में अगर कोई वेस्ट डाइजेस्ट होकर चला गया था तो पूरे ब्लड को फिल्टर किया जाता है और उसमें से वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करके वाटर के साथ आउटसाइड द बॉडी रिलीज़ कर दिया जाता है। तो वो यूरिन होता है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में बनता है, जबकि फीसिस जो होते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम में बनते हैं। दोनों अलग अलग हैं। लेकिन कॉकरोच वो एनिमल है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम इकट्ठे मिलके काम करते हैं, और जब फीसिस निकलते हैं तो उसके साथ साथ यूरिन भी निकल जाता है। तो ये ओनली एनिमल है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम इकट्ठे मिलके काम कर रहे होते हैं। अदरवाइज एक्सक्रीटरी सिस्टम से यूरिन रिलीज होता है जिसमें वो वेस्ट मटेरियल होते हैं जो ब्लड को फिल्टर करके निकाले जाते हैं, जबकि डाइजेस्टिव सिस्टम में वो फीसिस निकलते हैं, सॉलिड फीसिस, जो अनडाइजेस्टेबल मटेरियल होता है उस फूड का जो फूड हमने खाई है। दोनों बिल्कुल अलग बात होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी आती है और फिर यूरिटर और यूरिनरी ब्लेडर और यूरिथ्रा आता है, जबकि डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम अपनी बात करें तो माउथ से लेकर एनस तक का पाथ आता है, स्टमक वगैरह, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर एनस के थ्रू आउटसाइड द बॉडी फीसिस क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं। अच्छा, अगर हम एक्सक्रीशन को मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन देखें कॉकरोचेस में, तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो होती हैं आर अडॉप्टेड टू कलेक्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ इन साइनसेस। अच्छा, हीमोलिम्फ उनका ब्लड है और साइनसेस क्या है? जो मॉलपीजियन ट्यूब्यूल के दरमियान खाली जगह है, जिसको अगर हम इन शॉर्ट नाम दें ल्यूमेन का, पहले हमने उसको ल्यूमेन का नाम दिया, तो वही ल्यूमेन जो होता है उसे साइनसिस कहते हैं, यानी ट्यूब के दरमियान में जो खाली जगह है। तो उन्होंने क्या कहा है कि इसका जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कलेक्ट करता है। कहाँ से कलेक्ट करता है? हीमोलिम्फ से लेता है, इन साइनसिस और साइनसिस में कलेक्ट करता है। सिंपल सी लाइन है, इसको अच्छे तरीके से आपने समझ लेना, और फिर यही चीज़ आगे बार बार रिपीट हुई है इसके मेथड में, ये आपने याद रखना है, यही चीज़ रिपीट हुई है। अच्छा, मॉलपीजियन ट्यूब्यूल्स रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ। अगेन वही चीज़, मॉलपीजियन ट्यूब्यूल नाइट्रोजनस वेस्ट को हीमोलिम्फ से कलेक्ट करती हैं या रिमूव कर लेती हैं। द सस्पेंडेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो कि मॉलपीजियन ट्यूब्यूल है, कलेक्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को कलेक्ट करता है जिनमें नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह आते हैं, फ्रॉम हीमोलिम्फ इन साइनसेस, हीमोलिम्फ से साइनसेस में। सेम वही लाइन जो है वो रिपीट हुई है फर्स्ट वाली, के जो है मॉलपीजियन ट्यूब्यूल्स वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को इकट्ठा करती हैं, कहाँ से? फ्रॉम हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ से इकट्ठा करती हैं, इन साइनसेस में। साइनसेस क्या है? साइनसेस ट्यूब के दरमियान जो खाली जगह होती है उसको कहते हैं। नेक्स्ट आता है एपिथीलियम लाइनिंग ऑफ ट्यूब्यूल। जो ट्यूब्यूल की लाइनिंग है, यानी जिन सेल से ट्यूब्स बनी होती हैं, ट्रांसपोर्ट सोल्यूट्स इंक्लूडिंग सॉल्ट्स एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, वो इन सब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम हीमोलिम्फ इनटू ल्यूमेन ऑफ द ट्यूब्यूल्स। अगेन सेम चीज़, हीमोलिम्फ से ट्यूब के ल्यूमेन में इन चीज़ों को वो क्या करती हैं? ट्रांसपोर्ट करती हैं। पहले कहा कि नाइट्रोजनस वेस्ट को, और अब उसी चीज़ को लंबा करके बयान कर दिया कि सोलूट को, सॉल्ट को और नाइट्रोजनस वेस्ट को लेके आती हैं हीमोलिम्फ से ट्यूब के ल्यूमेन में, जिसे साइनसेस ही कहते हैं।
अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे यूरिक एसिड जो होता है वो बन जाता है। अब हमने पहले पढ़ा था कि इंसेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत कम, ज़मीन वाले इंसेक्ट बहुत कम पानी पे रिलाई कर रहे होते हैं, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वेस्ट के साथ उनका पानी भी निकल जाए, तो इसलिए उन्होंने यूरिक एसिड को अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रखा होता है ताकि कम से कम पानी जो है इनकी बॉडी से रिमूव हो। क्योंकि 1 ग्राम नाइट्रोजन को अगर हमने यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज़ करना है तो फिर हमें सिर्फ 1 ml क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो फ्लूइड जो होता है फिर हाइंड गट में एंटर हो जाता है। मॉलपीजियन ट्यूब्यूल्स हाइंड गट और मिड गट के दरमियान थी। अच्छा, हाइंड गट से होता हुआ रेक्टम तक पहुंच जाता है। ये पोर्शन आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। ये मॉलपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं पिंक कलर में, डार्क पिंक कलर में, और फिर यहाँ से इन्होंने वेस्ट को कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद ये रेक्टम तक पहुँच जाता है। अब रेक्टम जो है, जो हाइंड गट का पोर्शन है, ठीक है, रेक्टम क्या करता है, वो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होती है। यहाँ से जो यूरिन इकट्ठा हो चुका है उसमें से सॉल्ट और वाटर वगैरह जो है उनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है दोबारा से बॉडी में ज़रूरत के लिए। और इसलिए भी कि क्योंकि वाटर कम वाटर पे ये रिलाई करें तो इन्होंने वाटर को कंजर्व करना है। ये वाटर का ज़्यादा रिलीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इन्होंने वाटर एंड सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब कर लिया। किसने, रेक्टम ने। अच्छा, जो चीज़ बाकी बच गई है वहाँ पे, नाइट्रोजनस वेस्ट आर एक्सक्रीटेड एज सॉलिड एक्सक्रीटा। अब ये इन्होंने क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब कर लिया था तो इनका जो यूरिन है वो सॉलिड फॉर्म में रिलीज़ होता है। किसके साथ, फीसिस के साथ। हमारा जो यूरिन होता है वो लिक्विड फॉर्म में रिलीज़ होता है और उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं और वाटर। इन्होंने क्योंकि वाटर को ज़्यादातर रीअब्जॉर्ब कर लिया है तो इनका जो यूरिन है वो सॉलिड एक्सक्रीटा की फॉर्म में फीसिस के साथ रिलीज़ होगा। हमारा अलग रिलीज़ होता है। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम कम्प्लीटली सेपरेटेड है फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड इज़ एन अडॉप्टेशन टू लिव ऑन लैंड विद एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई। ठीक है, यानी ऐसे एनिमल जो बहुत कम पानी की सप्लाई में रहते हैं उनके लिए यूरिक एसिड का रिलीज़ एक अडॉप्टेशन है। क्योंकि यूरिक एसिड को रिलीज़ होने के लिए बहुत कम पानी चाहिए होता है, तो इस तरह वो शॉर्टेज ऑफ वाटर में अपने वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, ज़ाया होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। इंसेक्ट्स ओनली ग्रुप ऑफ एनिमल हैं जो एक्सक्रीटरी वेस्ट को या यूरिन को फीसिस के साथ रिलीज़ करते हैं। फीसिस इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम, जो अनडाइजेस्टेबल वेस्ट होता है, और यूरिन या एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से बनता है, जिसमें यूजुअली जो होते हैं वो वेस्ट मटेरियल होते हैं जो हम ब्लड में जाने के बाद ब्लड को फिल्टर करके दोबारा से उसमें से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो इंसेक्ट में दोनों इकट्ठे काम करते हैं। दिस इज़ बिकॉज मॉलपीजियन, ऐसा क्यों है, मॉलपीजियन ट्यूब्यूल्स आर ओनली एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन एनिमल किंगडम जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ या डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ एसोसिएटेड होते हैं। यानी डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ ही मॉलपीजियन ट्यूब्यूल होते हैं। हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम कम्प्लीटली सेपरेटेड है। अदर एनिमल में कोई रिलेशनशिप नहीं होता डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ये था हमारे पास एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।